यमन का ये हमला करना इसराइल के ऊपर, ख़ास तौर पर तल अवीव के ऊपर, और जबकि इसराइल एक तरफ एक्सपेंशन कर रहा है अपनी। ये यमनियों ने एक फार्मूला क्रिएट किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक ये गज़ा के ऊपर जारियत है हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। नहीं बैठे। उन्होंने रेड सी, अरेबियन सी, ये सारा उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। ना कोई अमरीकी बैरी जहाज़ वहाँ से गुजर सकता है, ना कोई बरतानी वहाँ से गुजर सकता है, और ना कोई इसराइली बैरी जहाज़। 200 से ज़्यादा जहाज़ हैं जिनको उन्होंने पिछले 14 महीनों में निशाना बनाया। जो रिसेंटली उन्होंने काम किया है वो तल अवीव के ऊपर मिसाइलों की बारिश की है, ड्रोनों की बारिश की है। कोई 57 मकामात के ऊपर, तल अवीव के ऊपर मिसाइल गिरे हैं जाकर। ये तजुर्बा ये गज़ा में भी हो चुका है। ये तजुर्बा ठीक है। ये तजुर्बा यमन में भी हो चुका है, इराक में भी। जब इराक में अमरीकी फौजें आई, उसके बाद दाइश आई, आप देखें वो इराकी नौजवान खड़े हो गए। ठीक है। अपनी जिल्लत कौन बर्दाश्त करेगा? अगर आप बताएं पाकिस्तान पे कोई वो दुश्मन आके हमला करे, मैं और आप क्या खामोश बैठेंगे? मैं तो नहीं बैठूंगा, मैं तो वो निकलूंगा मैं, क्योंकि ये जिल्लत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह शाम के जो लोग हैं, शामी अरब लोग हैं, वो भी इस जिल्लत को कबूल नहीं करेंगे। एक तरफ इसराइल है, इधर दहशतगर्द हैं, छोटी छोटी बात पे हंगामे हो रहे हैं, शाम टूट गया है, शाम बर्बाद हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है। ये कैसे शामी नौजवान बर्दाश्त कर लेगा? तो ये जो प्रिडिक्शन उन्होंने की ये वैलिड है। सऊदी अरब को ये खतरा है कि भाई मेरी बादशाहत ना चली जाए, इसी तरह की कोई बगावत मेरे मुल्क में न खड़ी कर दी जाए, ठीक है। तो मेरा क्या बनेगा? कि वो दोबारा से इसराइल को ये मोहब्बत भरे पैगाम भेजकर अपने आप को सेफ साइड करना चाहता है, लेकिन ये नाकाम है। ये अगर ताल्लुकात बना भी लें, इसराइल फिर भी ग्रेटर इसराइल की वजह से अगर उसने आना है, उसने मक्का और मदीना की ज़मीनों पे कब्जा करना ही करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिसेंट पर्सपेक्टिव पर ख़बर क्या है कि सेट के ऊपर मैं अली वासिफ और डॉक्टर साबिर अबू मरियम हाजिर खिदमत हैं। आज मशरिक़ वस्ता की जो बदलती हुई सूरत हाल है उसी के तसलसल में हम बात करेंगे, ख़ास तौर पर जो गज़ा की सूरत हाल है, और फिर आप देख रहे हैं कि शाम के अंदर जो मौजूदा इन्फिल्ट्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है शाम में इसराइली फोर्सेस का। और ख़बर ये है कि 440 किलोमीटर अंदर जो है वो इसराइली फ़ौजें दाखिल हो चुकी हैं। इन्हीं तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करने के लिए डॉक्टर साबिर अबू मरियम को हमने मदऊ भी किया है, और उनके साथ गुज़िश्ता प्रोग्रामात भी आपने मुलाहिज़ा फ़रमाए, जिसके अंदर हम वर्ल्ड अफेयर्स को भी देखते हैं, और ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जो इस वक्त चल रही है और लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है, इसको हम ज़ेर गौर लाएंगे। सो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं इंशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से हैं। क्या लग रहा है आपको जो बदलती हुई सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की, ख़ास तौर पर गज़ा की सूरत हाल जो है वो एक नया मोड़ इख्तियार कर चुकी है? जो कुछ भी वहाँ एट्रोसिटीज़ और जो है वो हमले और जो है वो वहाँ पर कश्त खून जो है वो हो चुका है, उसके बाद अब इसराइली फ़ौजें जो हैं वो शाम में दाखिल हो चुकी हैं, और मैंने आपको बताया कि इतना अंदर तक जो है वो आ चुकी हैं। तो ये पेशरफ्त किस तरह से देखते हैं, और आगे क्या सूरत हाल है जो ये रुख इख्तियार कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अली वासिफ़ के फिर हम एक दफ़ा बैठे हुए हैं सारी ख़बरों के साथ और सारी चीज़ों को रिव्यू करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। और आप मुझे बता रहे थे प्रोग्राम से पहले कि बड़ा अच्छा फ़ीडबैक भी आ रहा है आपके पास लोगों का। तो ये कोशिश अच्छी है, जारी रखें ताकि लोगों तक सही मालूमात जाती रहें। जो गज़ा की सूरत हाल है वो तो हमारे सामने है, बहुत ही मखदूश है, सूरत हाल बहुत ख़राब है। जो इंसानी ज़िंदगियों के एतबार से बात करें, कत्ले-आम के एतबार से, और ख़ास तौर पे एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक जेनोसाइड हुई है जो कि यूएस लेड ज़ायनिस्ट रिजीम ने की है, यानी अमेरिका की सरपरस्ती में सेहूनी हुकूमत ने अंजाम दी है। सही। ये सबके सामने है, पूरी दुनिया ने इसको लाइव देखा है, होलोकॉस्ट है। अब जो इसके जो सिनेरियो जो चेंज हो रहा है वो शाम है। जो आपने कहा है कि शाम में भी इसराइली फोर्सेस 440 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पे कब्जा, बहुत बड़ा इलाका है, और बड़े स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है। दमिश्क के करीब उनके टैंक्स जो है वो सड़कों पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक ये है। बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ एक बात और भी हो रही है। ये जो जो इलेजिटिमेट इसराइल है, इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, वो जा रहे हैं काहिरा, वो मिस्र, और वहाँ पे जंगबंदी की बात हो रही है, यानी सीज़ फायर जिसकी हो रही थी कि फ़लस्तीन और इनके माबैन, जिसमें दोहा शामिल है, कायरो शामिल है, हमास शामिल है, और ये गासिब इसराइल शामिल है। अमेरिका भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। अब दो किस्म की बातें हैं। पहली बात है कि नेतन्याहू को अंदर बड़ा प्रेशर है। नेतन्याहू के घर के बाहर रोज़ मुजाहरे हो रहे हैं। कल मैं देख रहा था, बहुत बड़ा मुजाहरा था। नेतन्याहू के घर के बाहर तोड़ फोड़ हो रही थी। जितने सेहूनी सेटलर्स हैं, आबादकार, वो शोर मचा रहे थे कि नेतन्याहू हमारे कैदियों को वापस लाओ, ठीक है। फ़लस्तीनियों के साथ कैदियों की डील करो।
फ़लस्तीनी कैदी छोड़ो और अपने कैदी लो, ये उनके नारे थे। वो नेतन्याहू की तस्वीरों को आग लगा रहे थे। ये उसके घर के बाहर था, ये प्रेशर है। वो परेशान हो गया, फँस गया, बहुत बुरे तरीके से फँस गया। दूसरा क्या है, वो खुद भी चाहता है शायद अब कि यहाँ पे कि क्या नाम है, ये गज़ा में सीज़ फायर करके वो क्या करे कि शाम पे तवज्जो दे, क्योंकि शाम में फ़ौजें दाखिल हो गई हैं। गज़ा के सीज़ फायर का एक ही नुक्ता है। आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2023 को जब ऑपरेशन शुरू हुआ था, तो अल-कस्साम और अल-कुद्स ब्रिगेड जो है हमारी, उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया था। उन लोगों ने कहा था कि कैदियों के तबादले के बगैर कोई बात नहीं होगी। ठीक है। अभी भी वही मौक़िफ़ है, कैदियों का तबादला, गज़ा से इस्राएली फ़ौजों का इनख़ला यानी वापसी जाना, तो ये बात हो सकती है। इसी के ऊपर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू कहीं पर एग्री हो गया है और वो वहाँ गया है, ताकि वहाँ जाकर वो इसको किसी न किसी हद तक इसको मिनिमाइज़ करे और अपनी तवज्जो शाम के ऊपर डाले। शाम बहुत इम्पोर्टेंट है। सही। अगर वो शाम को कंट्रोल कर लेता है, शाम के अंदर बड़े आबी ज़खायर हैं, तेल के ज़खायर हैं, दीगर सही। नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, वो उनके ऊपर भी उसकी वो नज़र है। सिर्फ़ ये नहीं है कि कोई एक सिर्फ़ कब्ज़े की जंग है, बल्कि वो अपने ग्रेटर इज़राइल के मंसूबे को भी देख रहा है। सही। तो ये गज़ा का सीज़ फायर भी मुमकिन है कि आज हम बात कर रहे हैं, कल कोई ऐसी खबर आ जाए, फिर हमें वो दोबारा जब हम बैठेंगे तो फिर बात करेंगे उस पे कि उसके क्या हुँ। चीज़ सीक्वेंसेस आई हैं, चीज़ें आई हैं। सही। बहरहाल ये डेवलपमेंट हो रही है और शाम बहुत इम्पोर्टेंट है। शाम के अंदर उनका ये कब्ज़ा एक इलेजिटिमेट ऑक्यूपेशन है। इसको कोई भी दुनिया का कानून, कोई रियासत, कोई इदारा, कोई फ़ोरम इसको हुँ। तस्लीम नहीं कर सकता, क्योंकि ये सोवरेनिटी के ख़िलाफ़ है। सही। ये खुली दहशतगर्दी है, ये खुली जारियत है। इस पर मेरा ख़्याल है कि अक़वाम मुत्तहिदा को, सलामती कौंसिल को और दीगर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए, वरना ये तो एक ऐसी मिसाल है कि कल को कोई भी वो टैंक और बंदूकें लेके किसी भी वो मुल्क पे वो चढ़ दौड़े सही है। और जाके वो कब्ज़ा कर ले, तो ये नहीं होना चाहिए। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, बड़ी कमाल की रेज़िस्टेंस है जो हमास ने दिखाई है और आपके सामने है कि 7 अक्टूबर से आज जो है वो हम दिसंबर के एंड में बैठे हुए हैं, लेकिन हमास है कि जो एक रेज़िस्टेंस मूवमेंट बन के सामने आया है, गो के उनकी कुर्बानियाँ बहुत हैं, गो के उन्होंने जो है वो इतनी हज़ारों शहादतें भी दी हैं। और फिर हम ये देख रहे हैं कि ये मॉडल जो कि खुद हिज़्बुल्लाह ने इससे पहले भी अप्लाई कर चुकी है, आपने देखा था 2006 की गालिबन जंग में, और इस दफ़ा फिर इसराइल को हिज़्बुल्लाह ने मजबूर किया कि वो जंगबंदी का आगाज़ करे, और उन टर्म्स और कंडीशन के ऊपर जो कि हिज़्बुल्लाह ने एग्री किया, उसके बाद फिर ये जंगबंदी हुई, लबनान के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। सो लगता नहीं है आपको कि इस उन्वान से हिज़्बुल्लाह ने हमास ने भी बड़ी बेहतरीन किस्म की मुज़ाहमत जो है वो दिखाई है, जिसके नतीजे में अब ये डायलॉग प्रोसेस का भी बाकायदा आगाज़ हो रहा है, और आप देख ही रहे हैं कि जो है वो गो के मिस्र में हो रहा है, गो के जो है वो इसराइल इसको वो कर रहा है, बट ये है कि खुद इस रेजिस्टेंस का अपनी आइडियोलॉजी के साथ बाकी रह जाना, ये भी एक सक्सेस नहीं है क्या हमास की और फ़लस्तीनियों की? देखिए, इस पर तो पहले भी हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। मेरे ख़्याल है लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि लबनान का जो सीज़ फायर हुआ है, उसके अंदर जो है वो बड़ी उसके पीछे गहरी साज़िश थी और इज़राइल उसमें हार गया है। सही। अमेरिका और इसराइल उसको जीतना चाहते थे। जो जंग मैदान में हारे थे, सीज़ फायर से जीतना चाहते थे, लेकिन वहाँ भी उनको नाकामी हुई और उनका प्लान वहाँ पे कामयाब अभी तक ठीक है। नहीं हो सका है। वो उसकी तफ़सील हम पहले वाले आपके प्रोग्राम में है। सही। मुशाहिदीन अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, और इसमें सही। कोई शक नहीं है ठीक है। कि जो फ़लस्तीन की रेजिस्टेंस है, लबनान की रेजिस्टेंस है, या और इसके साथ जुड़ी हुई जो मज़ाहमती तहरीकें हैं, बड़ी पायदारी के साथ, बड़ी इस्तकामत के साथ, यानी तारीख में ऐसा नहीं मिलता। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, थ्योरीज़ में कहीं ऐसा हमने आज तक ना पढ़ा है, ना देखा है कि भई ये क्या है। एक ठीक है। पूरी फ़ोर्स है, पूरी एक दुनिया भर की उसके पास ताकत है, इंटेलिजेंस है, उसके पास टैंक्स हैं बड़े-बड़े और जंगी जहाज़ हैं, फ़ौज है, सब कुछ है। दूसरी तरफ है, एक छोटा-सा गिरोह है ठीक है। और वो 14 महीनों से जो है ना वो शिकस्त नहीं खा रहा है, वो खामोश नहीं हो रहा है, या वो ख़त्म नहीं किया जा सका है। हालाँकि इतना नुकसान हो गया है। खुद उनकी अपनी लीडरशिप भी इसके अंदर जो है वो मारी गई है, लेकिन ठीक। उसके बावजूद हुँ। हम देख रहे हैं कि वो खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि वो अगर खड़े हैं, तो ये उनकी कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं, शायद ये भी उसी के ज़ेल में कहीं न कहीं आता ही है। ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल पावर है वो अब मल्टीपोलर पावर होती जा रही है, और यहाँ तक कि पावर शिफ्ट हो रहा है अमेरिका से चीन की तरफ, और चीन ने भी अभी हालिया बयान के अंदर शाम के स्पेसिफिकली मामले के ऊपर किसी भी
बागी ग्रुप की, ये किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए जो है वो उसने इनकार कर दिया है, और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए उसने इस बात को कहा है। तो किस तरह से इस एंगल को लेते हैं आपके, जो पावर शिफ्ट हो रही है मगरिब से मशरिक की तरफ, क्या ये प्रैक्टिकली भी एग्जिस्ट करती है? दूसरी बात ये वो ये कि शाम जो कि आगे जाके एक वॉर जोन बनता जा रहा है, और लगता है इस तरह से है कि आगे कुछ अगले 1.5 2 साल 2.5 साल तक ये जो है वो वॉर फ्रंट खुला रहेगा। ज़ाहिरन जो इंसर्जेंसी जिस नौइयत की है, यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स भी हैं, और ख़ुद टर्की भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, अमेरिका, इसराइल भी इनडायरेक्टली, अब इसराइल तो बराह रास्त अब आ चुका है इसके अंदर। तो किस तरह से देखते हैं ये आगे कहाँ तक जाएगी सूरत हाल? देखिए, जो चाइना का रोल है, मैं इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तनाजुर में इसको बयान करता हूँ कि ये जो कोऑपरेशन है, इसने बड़ा इस पूरे एशिया रीजन के अंदर एक बड़ा इम्पैक्ट डाला है, ना सिर्फ साउथ एशियन कंट्री पर बल्कि दीगर ममालिक के ऊपर भी। हुँ। अब आप गौर कीजिए, एक तरफ अमरीकी ब्लॉक है, एक तरफ ये लोग हैं, फिर अब चाइना, सऊदी अरब के साथ उसके टाइज़ हैं, वहाँ उसने डील की हुई है, और आपको याद है कि इन्होंने सऊदी अरब को और ईरान को भी बिठाया था इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने उनकी बातचीत करवाई थी और सुलह सफाई की तरफ लेकर गए थे। ये सारी बातें ये मंजरनामे पे आई थी। सही है। साथ ही साथ उनका जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, BRI, ठीक वो है। पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सही। उसका एक पार्ट, एक जुज़ सीपैक है, उसका एक पार्ट ईरान के अंदर है, उसका एक पार्ट जो है वो ताजिकिस्तान के अंदर है, उसका एक पार्ट जो है वो अफ्रीका के अंदर है। तो दुनिया भर में उसके ये प्रोजेक्ट्स यूरोप तक फैले हुए हैं। हुँ। वो एक लैंड रूट क्रिएट कर रहा है पूरी दुनिया तक रसाई का। सही है। तो उसका तो असर नफूस तो है, वो तो कोई नहीं छुपा सकता। फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। फिर नेक्स्ट जो डेवलपमेंट हुई है वो ब्रिक्स है। सही है। वो रशिया के अंदर जो अभी आखिरी वहाँ पे जो इजलास हुआ है, ये जो समिट हुई है, अब आप देखिए कि ये कौन सी 4 इसके अंदर ताकत है। एक चाइना है, रशिया है, हिंदुस्तान भी इसमें शामिल हो गया है, अच्छा। ब्रिक्स में था, और ईरान भी इसमें शामिल है। अब ये चाइना, रशिया, ईरान, हिंदुस्तान, सही है। ये इस खित्ते के अंदर एक नई शक्ल लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और इनमें और ब्रिक्स में हो क्या रहा है? ठीक है। करेंसी चेंज होने की बात हो रही है। जो कारोबार की जो ट्रेड है, डॉलर शिफ्ट हो उसका मोड चेंज होने की बात हो रही है कि डॉलर में नहीं भाई, अब बल्कि मुमकिन है युआन में या किसी और करेंसी में बात की जाए। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, ये पावर शिफ्ट है कि अब दुनिया इंपीरियलिज्म की चुंगल से जान छुड़वा रही है। ठीक है। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए ये 4 पावर्स हैं, ये एशियाई खित्तों की पावर है। वो रशिया उस तरफ है। अब इसके अंदर पाकिस्तान का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, तो हम साथ हमें ये, यानी हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी राय है, ओपिनियन है कि पाकिस्तान को भी इसमें शामिल हो। शामिल होना चाहिए, और ठीक है। पाकिस्तान को इसके शामिल होने में ईरान सही। इसमें बड़ा किरदार अदा कर सकता है कि वो पाकिस्तान को वो पुश करके अपने साथ वो ब्रिक्स में और इधर ठीक है। इन मामलात के अंदर ठीक है। आ जाए। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का ये सिस्टम होगा। ठीक है। पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया और ये सारे जो हैं वो, ये बड़ा एक ज़बरदस्त काम हो जाएगा, जिससे हम मुमकिन है कि आगे हम अपना कश्मीर का भी मामला हल कर लें। सही। ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल सही। बहरहाल ये इसका एक पहलू है, और ये होता हुआ नज़र आ रहा है। ये मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है दुनिया, हुँ। और काफ़ी हद तक जा चुकी है। सही है। दूसरी जो आपकी बात थी, जहाँ तक जो मेरा ख़्याल है, जो आपने जो बात का इशारा किया था कि शाम के अंदर चाइना ने जो कहा है, बिल्कुल चाइना ने अपोज़ कर दिया है। चाइना ने कहा है कि हम ये जो है वो टेररिस्ट के साथ तो कोई हमारा कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई डील नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है। सही है। जो सॉवरेनिटी है, हम उस सॉवरेनिटी के साथ हैं। ठीक है। सीरियन सॉवरेनिटी का एहतराम करेंगे, उसको बचाएँगे। ठीक तो है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब तक तो हम कोई इस तरह की कोई मूवमेंट होती हुई देख नहीं रहे, कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस का बाकायदा कोई इस तरह का आगाज़ नहीं हुआ है वहाँ पर। अभी तो एक इंसर्जेंसी है जिसका आगाज़ हुआ था, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। वही जो है वो हम देख रहे हैं कि जो है वो समहाउ जो गज़ा का मॉडल है उसको कहीं न कहीं अब इसराइली फ़ोर्सेस भी उसके अंदर एंटर हो चुकी हैं। तो डोंट यू थिंक कि आगे जाके ये एक बहुत बड़ा वॉर ज़ोन खोलने वाला है फ़लस्तीन और गज़ा के बाद बिल्कुल, ये आपने सीरिया? पिछले सवाल में भी ये बात की थी। जी हाँ। हाँ, इसकी एक वजह ये है कि जो शाम का मसला है, आप देखिए कि जो ग्रुप्स आए हैं, वो अमेरिकन बैक्ड हैं, इज़राइल बैक्ड हैं, और तु तुर्की बैक्ड हैं। मैं यहाँ पर एक बात ये कहता हूँ कि देखिए, जो रिजीम चेंज का मामला है या गवर्नमेंट चेंज का मामला है, ये
अवामों का अंदरूनी मामला है, रियासतों का। ठीक है, इसमें किसी भी बैरूनी अंसर को किसी भी मामले के अंदर मुदाखलत करने की इख्तियार या राइट नहीं है, ठीक है, नहीं है, हत्ता हमें भी नहीं है। अगर सीरिया के अवाम चाहते हैं पुराना रजीम ख़त्म हो, नया रजीम आए, उनका राइट है, हम सबको एहतराम करना चाहिए, ठीक है, पूरी दुनिया एहतराम करे। लेकिन अगर ये रजीम चेंज किसी की ज़बरदस्ती से आता है, ठीक है, तो ये एक ऐसी मिसाल कायम हो जाती है कि फिर इस फार्मूले को आप दुनिया के किसी भी मुल्क के ऊपर जाके अप्लाई कर दे। ठीक है, कोई भी आए उसको बैक करे, दहशतगर्दों को, बागियों को असला दे, ट्रेनिंग दे कुछ अरसा और फिर उस हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दे। ठीक है, अगर यही काम खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में शुरू हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, सऊदी अरब में हो जाए, उर्दन में, कहीं भी हो जाए, ठीक, तो ये नहीं होना चाहिए, ये सियासत में गलत है। अब जो लोग आ गए हैं इनकी मदद से, वो भी आपस में लड़ रहे हैं। इसकी बड़ी कहावत है, जूतों में दाल बंटना। ठीक है, तो वो जूतों में दाल बांटने के लिए हुँ, जो है ना, जूते को ही काट खा रहे हैं। ठीक है, भाई शाम ही नहीं बचेगा। अब शाम की मुझे बताएं ना क्या हालत है। ठीक है, आपने बताया 440 स्क्वायर किलोमीटर अगर रकबे पे तो इसराइल छा गया है। ठीक है, आधे रकबे के ऊपर जो है ना वो वैसे ही वो कुर्द बैठे हुए हैं। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो बागियों के पास है। हुँ, इस बचे हुए में भी बागियों के जो है ना वो 40 ग्रोह आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। वो कहते हैं इक़्तिदार की जंग है, कुर्सी की जंग बहुत खतरनाक है। तो शाम कहाँ है इसमें? ठीक है, इसमें तो अब इलाके स्पेसिफाई हो गए हैं, बस दमिश्क और हुमा की बात की जा रही है, इदलिब और हलब की बात की जा रही है, सही है, गोलान की और कुनैतरा की बात की जा रही है। इसमें शाम की तो अब बात ही नहीं हो रही, अब तो स्पेसिफिक सिटीज़ की बात हो रही है, हिस्से बकरे होते जा रहे हैं, सिटी स्टेट बनती जा रही ठीक है, हैं। तो ये तो पहली बात है कि शाम होना चाहिए, शाम नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। तो ये जो मसला है, ये जो लोग आए हैं, ये शाम के खैर ख्वाह नहीं है, ये शाम के लिए नुकसानदेह है। और जो आपने इशारा जिस बात की है, ये मुझे लगता है कि ये जंग जो चल रही है 7 अक्टूबर के बाद से, ये ख़त्म नहीं हुई है, ये चल ठीक रही है, है और ये आगे बढ़ेगी। नहीं पता कि महीनों आगे बढ़ती है या सालों आगे बढ़ती है, लेकिन ये बढ़ेगी, ये रुकने वाली नहीं है। और ऐसा लगता है कि शाम के अंदर से इसी तरह की, जो आप जिस तरफ पहले भी बात कर रहे थे कि हमास, हिज़्बुल्लाह और जहाद इस्लामी जैसी जो ग्रोह हैं, जो मुज़ाहमत के जो बड़े वो हैं, हाँ, सतून हैं, हाँ। इसी तरह का मुमकिन है कोई एक नया ग्रोह शाम के अंदर शामी अवाम का पैदा हो जाए। अच्छा, इसी में मैं एक पॉइंट और ऐड करता हूँ, वो ये कि इसमें अभी लेटेस्ट हमने मुलाहिज़ा किया, ईरान की रहबर आला की तरफ से भी एक तकरीर जो है वो सामने आई है। उसके अंदर भी बहुत ही पुरुमीद होके उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है। गो कि अभी तो हम बहुत ज़्यादा मिलिटेंट इंसर्जेंसी शाम के अंदर देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा, जैसा आपने भी इशारा किया कि इतने सारे ग्रुप्स जो हैं वहाँ पर हो गए हैं और एक तरह से कष्ट-ओ-खून जारी है वहाँ पर। लेकिन उनकी तरफ से बड़ा एक पुरुमीद पैगाम आया है। खुद मुझे लगता ये है कि शायद वो शायद शामी अवाम के लिए हैं, उनको बेदार करने के लिए हैं, या फिर ये है कि और उसके मुख्तलिफ एंगल्स हो सकते हैं कि खुद जो शामी यूथ है, नौजवान है, अवाम है, वो खुद उठ खड़े होंगे और वो दोबारा से असर-ए-नौ अपने मुल्क की बागडोर को सँभालेंगे और वो ख़ास तौर पर जो जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनके खिलाफ जो है वो सफाराई करेंगे। तो कुछ इस तरह से होता हुआ दिखाई दे रहा है, चूँकि ये मुझे अंदाज़ा यूँ हुआ कि ये शाम के ईरान के रहबर आला ने इससे पहले भी जो इस तरह की प्रेडिक्शंस की हैं, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के हवाले से, वो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी साबित हुए हैं। क्या लगता है आपको? 2 बातें हैं इसमें, देखें 2 बातें हैं। पहली बात तो यही है कि जो मुस्लिम दुनिया है, हम जब उधर वो नज़र दौड़ाते हैं, तो हमें जामिअतुल अज़हर नज़र आती है वो मिस्र में। सऊदी अरब में हमें हरम ए काबा नज़र आता है। हरम ए काबा का जो वहाँ पर जो मुतवल्ली है, जो इमाम है, और इसी तरह जो जामिअतुल अज़हर के जो सबसे बड़े मुफ्ती आज़म हैं, सही है। इनकी तरफ से कभी हमें कोई गाइडलाइन नहीं मिलती है। ठीक है, हत्ता कि हज के इज्तिमा में भी हम देखते हैं कि जो इमाम है, सही है। कोई ऐसी ग्लोबल बात वो नहीं करते जो मुसलमानों के पॉलिटिकल रोल को आश्कार करे। ठीक है, तो एक तो ये मसला है। लेकिन ईरान में हमें नज़र आता है कि जो ईरान में जो वो मुस्लिम वो लीडरशिप बैठी हुई है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनेई, वो मुस्लिम दुनिया को बाकायदा गाइडेंस देते हैं। एक डायरेक्शन बताते हैं कि भाई इधर चलना है, और उनको दुनिया के अक्सरियत जो है वो मुसलमानों की वो फॉलो करती है। ठीक है, और इसलिए करती है क्योंकि उनकी जो डायरेक्टिव्स हैं, जो डायरेक्शन है, जो उनकी प्रेडिक्शन है, वो बड़ी माकूल, इंफॉर्मेशन बेस्ड कैलकुलेटेड। और कैलकुलेटेड और बड़ी ज़मीनी हकाइक से लिंक्ड होती हैं। ठीक है, गज़ा और फ़लस्तीन के लिए जो कुछ उन्होंने कहा, आज सब पूरा हो रहा है। जो बात उन्होंने आज से 30 साल पहले की थी, वो आज भी पूरी हो रही है। उन्होंने कहा हमास कामयाब होगी, आज हमास कामयाब हो रही है।
ठीक है 14 महीने से लड़ रही है, वो उस इसराइल से लड़ रही है जो इसराइल चंद दिनों में जो है वो बड़ी बड़ी फौजों को शिकस्त दे देता था। ठीक है तो ये कामयाबी है। इस तरह और बहुत सारी प्रिडिक्शन है जो हम बात कर सकते हैं। मैंने उनकी आखिरी तकरीर भी सुनी है जो आप बात कर रहे थे। जी जी उन्होंने हमेशा बड़ी पुरुमीद गुफ्तगू की है ठीक और वो हमेशा मुसलमानों को बताते हैं कि आने वाला वक्त अच्छा है। ठीक और लेकिन उसके लिए वो ये भी कहा है उन्होंने साथ कि आपको तैयार रहना है, कुर्बानियां भी देनी है और मुकाबला भी करना है साजिशों का। ये तो नहीं कहा कि घर बैठे सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है साथ साथ ये बातें भी की है। तो मैं कहता हूं कि ये जो मुस्लिम उम्मा के पास ये नेमत है इन जैसी, सही ये बहुत बड़े लीडर हैं, इनकी कदर की जानी चाहिए और इनकी बातों को फैलाना चाहिए, इनको बताना चाहिए आवामों को कि भाई ये मुस्लिम उम्मा की तर्जुमानी करता है ये शख्स। सही है और ये जो 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 इससे अगली बात है कि जो शाम के हवाले से उन्होंने की है, मैं इसका बड़ा यकीनन ये तजुर्बा ये गज़ा में भी हो चुका है, ये तजुर्बा, ठीक है ये तजुर्बा यमन में भी हो चुका है, इराक में भी। जब इराक में अमरीकी फ़ौजें आई उसके बाद दाइश आई, आप देखें वो इराकी नौजवान खड़े हो गए। ठीक है अपनी ज़िल्लत कौन बर्दाश्त करेगा? अगर आप बताएं पाकिस्तान पे कोई वो दुश्मन आके हमला करे, मैं और आप क्या खामोश बैठेंगे? मैं तो नहीं बैठूंगा, मैं सही तो वो तो निकलूंगा मैं तो, सही है क्योंकि ये ज़िल्लत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही इसी तरह शाम के जो लोग हैं, शामी अरब लोग हैं, वो भी इस ज़िल्लत को कबूल नहीं करेंगे। एक तरफ इसराइल है, इधर दहशतगर्द हैं, छोटी-छोटी बात पे हंगामे हो रहे हैं, शाम टूट गया है, शाम बर्बाद हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है ये कैसे शामी नौजवान बर्दाश्त कर लेगा? तो ये जो प्रेडिक्शन उन्होंने की, ये वैलिड है ठीक है और ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा ये काम, ठीक है क्योंकि जो सूरत हाल जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इसमें तो मुझे लगता है कि ये काम आना अच्छा चाहिए। इसे लिंक करते हुए कुछ लगता है कि ये सूरत हाल खुद इराक की तरफ भी जाएगी? अभी लग ये रहा है कि अमरीकी बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के एलची ने काफ़ी हद तक जो है वो इराक के मज़हबी रहनुमा से मुलाकात करने की भी कोशिश की, गो के 2-3 दफ़ा अटेम्प्ट किया, लेकिन बस ये है कि वो उनकी तरफ से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलने की वजह से वापस चला गया वो। तो डू यू थिंक ये खुद इराक की सूरत हाल भी इससे लिंक्ड है और आगे जाके कुछ वहाँ पर इंसर्जेंसी पैदा होने का ख़तरा है, कोई इन्फिल्ट्रेशन का ख़तरा है, या शाम के बाद इराक का नंबर है? इस तरह की कोई आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं? कुछ आपके मालूमात क्या है? देखिए, इस शाम ने तो बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं, सिर्फ इराक के लिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये सऊदी अरब के लिए भी रास्ता खोल दिया, उर्दन के लिए भी खोल दिया, वो मिस्र के लिए भी खोल दिया, मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए खोल दिया है। ठीक है, जहाँ-जहाँ डिक्टेटर हैं, बादशाहत है, उनके लिए खोल दिया। जहाँ तक इराक की बात है, एंटोनी ब्लिंकन जो अमरीकी ख़ारजा हैं, ये गए थे इराक, उसके बाद ये उर्दन गए और 1-2 जगह इन्होंने बड़े तूफ़ानी दौरे किए, जैसे इन्होंने पहले फ़लस्तीन के मामले में किए थे, ठीक है, इसराइल की हिमायत में। सेम उसी तरह अब ये भागे-भागे चल रहे हैं और उर्दन में बड़ी बैठक भी हुई है, सारे अरबों को इन्होंने बिठाया, इन्होंने अमरीकियों ने ठीक है, पिछले दिनों, और बड़ी बैठक हुई और उनको समझाया है कि भई अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो फिर तुम्हारी बादशाहतें भी इन्हीं लोगों से उड़वा देंगे जिनसे हमने शाम उड़वाया है। ठीक है, इराक में क्या हुआ है कि इराक में इनको बड़ी रुसवाई हुई है। इराक इनके साथ देने को तैयार नहीं है। ठीक है, इराक ने बड़ा इनको जो है मायूस कर दिया है और ख़ुद जो वहाँ की जो जो मज़हबी क़यादत है, जिनका मेरा ख़्याल है क्या नाम है, जनाब आयतुल्लाह सिस्तानी साहब, जी, जी, जो बहुत बड़े वहाँ के वो मुफ्ती आज़म के जो लेवल पे है, वो ठीक है, दर्जा रखते हैं वहाँ का, वो इराक का, उन्होंने तो अक़वाम मुत्तहिदा के उस एलची से मिलने से इनकार कर दिया जो इन मग़रिबी हुकूमतों का पैगाम लाया है। ठीक है, वो 2 मरतबा कोशिश कर चुका है, वो कह रहे हैं मैं तो नहीं मिलूँगा आपसे भई, क्यों सही, मिलूँ? अच्छा, हू आर यू? सही, जब तुम कहीं इंसानी हकूक प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम फ़लस्तीन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कश्मीर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इराक की हुर्मत और इज़्ज़त का तुम वो नहीं कर सकते, मैं क्यों आपसे मिलूँ? आप कौन हैं? ठीक है, आप क्या, आपका काम क्या पोस्टमैन हैं आप? ठीक है, कि आप अमरीकियों का और फलानों का पैगाम लेके आते हैं? ठीक, तो उन्होंने तो मिलने से इनकार कर दिया है। सही है, और इराक की सूरत हाल ये है कि अगर किसी ने वहाँ पर ये कोशिश की, हुँ, तो उधर बड़ा सख्त रिस्पॉन्स मिलेगा। सही, ना सिर्फ दहशतगर्दों को रिस्पॉन्स मिलेगा, बल्कि अमरीकियों को मिलेगा कि उनकी वहाँ पे बेसिस हैं। ठीक है, तो ये बड़ी एक मेरा ख्याल है बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगी सूरत हाल ठीक है, और इराक इसमें नहीं झुकेगा। हाँ, एक ख़तरा ज़रूर है, इस वक़्त जो सर-ए-दस्त जिसको सबसे ज़्यादा ख़तरा है, ठीक है, वो है उर्दन। ठीक है, उर्दन ख़तरे में आ गया है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वो दिनों में उर्दन में इसी तरह का एक जो जो इसराइल अमेरिकन बैक्ड रेवोल्यूशन जो है वो खड़ा किया जाएगा, और वो इसलिए किया जाएगा, इसकी दलील ये है कि जिस तरह शाम के ऊपर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है, इसी तरह वो उर्दन के ऊपर भी मुकम्मल कब्ज़ा कर लेगा। ये उसी ग्रेटर इसराइल के ग्रेटर पर्सपेक्टिव में इसराइल, उसी का बिल्कुल, तस्वुर है। 100%। सही। अच्छा यमन की हम बात कर लेते हैं थोड़ी। यमन के ऊपर जो है वो हमने देखा कि जो उनकी ज़ाहिरा माज़ी गुज़रा है उसकी सूरत-ए-हाल एक
ख़तरनाक सूरत हाल से वो गुजरे हैं, और यमन स्टिल जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वहाँ अटेम्प्ट कर रहा है तल अबीब के ऊपर, इसराइल के ऊपर, यहाँ तक कि हमने देखा कि बाकायदा उनको अपनी मीटिंग्स भी पोस्टपोन करनी पड़ी। तो यमन तो अपनी टारगेट के ऊपर बहुत फोकस्ड भी है, और हम देख ही रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा किसी से ना डरता है, किसी से ना जो है वो खौफ खाता है, बल्कि एक बहुत बड़ी मुज़ाहिमती तहरीक के तौर पर उभरा है। यहाँ तक कि वो उसी सफ़ में आ गया जहाँ पर ये हिज़्बुल्लाह, हमास और बाकी ऑपरेट कर रही थी, और अभी तक वो इंटैक्ट है अपने उसके साथ, स्ट्रेटजी के साथ। तो किस तरह से देखते हैं यमन का ये हमला करना इसराइल के ऊपर, ख़ास तौर पर तल अबीब के ऊपर, और जबकि इसराइल एक तरफ एक्सपेंशन कर रहा है अपनी, और यमन भी उसका भरपूर जवाब दे रहा है, तो आगे किस तरह से सिचुएशन जो है वो जाती हुई दिख रही है? इसमें एक तो सबसे पहली बात यही है कि यमन का किरदार बेमिसाल है। मैंने पिछली वाली गुफ्तगू में भी इस पे थोड़ी सी रोशनी डाली थी कि यमनियों ने एक फार्मूला क्रिएट किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक ये गज़ा के ऊपर जारियत है, हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। नहीं बैठे। उन्होंने रेड सी, अरेबियन सी, ये सारा उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। ना कोई अमरीकी बैरी जहाज़ वहाँ से गुजर सकता है, ना कोई बरतानी वहाँ से गुजर सकता है, ठीक और है। ना कोई इसराइली बैरी जहाज़। हाँ। और ऐसा कोई भी जहाज़ जो दुनिया के किसी मुल्क से आ रहा हो, इसराइल जा रहा हो, इस रास्ते से वो नहीं गुजर सकता, ठीक। अभी तक नहीं गुजर सका। 200 से ज़्यादा जहाज़ हैं जिनको उन्होंने पिछले 14 महीनों में निशाना बनाया है। अभी जो रिसेंटली उन्होंने काम किया है वो तल अबीब के ऊपर मिसाइलों की बारिश की है, हुँ। ड्रोनों की बारिश की है। ठीक। कोई 57 मकामात के ऊपर तल अबीब के ऊपर मिसाइल गिरे हैं जाकर। रिमार्केबल। बहुत बड़ी बात थी। इसराइल में सायरन बज रहे थे। बताया ये गया है, जो खुद से जो इसराइली ज़राए अबलाग हैं उन्होंने कहा कि इस चंद मिनटों के अंदर, आधे घंटे के अंदर हमारे कोई 15 से 20 लाख लोग ठीक है। बंकरों में चले गए। ये कोई मामूली बात थी? यानी ये वाक़ईन बड़ा एक काबिल तारीफ़ है, और मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ़ यमन को ऐसा नहीं करना चाहिए। यमन के साथ दीगर जो अरब मुल्क हैं, मुसलमान, क्या खाली वो यमन की ज़िम्मेदारी तो नहीं है अच्छा, अब हर्ट्ज़ कि की रिपोर्ट यमन भी करता रहे। आपने देखा था, हर्ट्ज़ की रिपोर्ट इसराइली जरीदा है उसकी, उसने तो कहा कि भई सऊदी अरबिया और जो है वो इसराइल के दोबारा से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल होते हुए जा रहे हैं, और जो है वो बाकायदा डायलॉग और बातचीत का आगाज़ हो गया है। तो एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि यमन वहाँ पर हमले कर रहा है, दूसरी तरफ वहीं बगल में बैठा हुआ सऊदी अरब भी। देखिए, सऊदी अरब की सियासत पहले भी ऐसी थी। हुँ। सऊदियों ने पहले भी कोशिश की थी, सही। जब 7 अक्टूबर से पहले ठीक है। जो सूरत हाल थी, सऊदी अरब जा रहा था हुँ। इसराइल को तस्लीम करने, ठीक। और भी कुछ अरब ममालिक। अब 7 अक्टूबर के बाद सऊदीया को ये थोड़ा-सा स्पेस मिल गया था कि नहीं भई, अब इसराइल इस काबिल नहीं है, क्योंकि ये तो फ़लस्तीनियों ने तारीख ही बदल दी है, ठीक है। पूरी दुनिया को बेदार कर दिया है, तो अब ये नहीं हो सकता। सही है। वो भी बैक फुट पे गए। लेकिन अब शाम की सूरत हाल देखकर मैंने कहा ना कि सऊदी अरब में एक किंगडम है, ठीक है। मोनार्की है। इस मोनार्की के सामने अब उनको खतरा है कि ये मोनार्की ना गिर जाए। ठीक है, बिल्कुल सही। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अभी आ रहा है, हाँ। वो इनका दोस्त है। सही। मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी गहरी दोस्ती है इन दोनों की। सही। हालांकि वो ताल्लुकात जो बाइडन से नहीं है, मोहम्मद बिन सलमान के, जो डोनाल्ड ट्रंप से थे। ट्रंप के साथ है। हाँ। लेकिन अमरीकियों का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। दोस्ती करके भी मारते हैं और दुश्मनी करके भी मारते अच्छा, हैं। यही बात आपने उर्दन के तनाज़ुर में भी की है। की है। हाँ। अब सऊदी अरब को ये खतरा है कि भाई मेरी बादशाहत ना चली जाए, इसी तरह की कोई बगावत मेरे मुल्क में ना खड़ी कर दी जाए, ठीक है। तो मेरा क्या बनेगा? हुँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा से इसराइल को ये मोहब्बत भरे पैगाम ठीक। भेजकर अपने आप को सेफ साइड करना चाहता है, लेकिन ये नाकाम है। ये अगर कर भी लेंगे प्रैक्टिकल ताल्लुकात, नहीं है। ये अगर ताल्लुकात बना भी लें, हुँ। इसराइल फिर भी ग्रेटर इसराइल की वजह से अगर उसने आना है, उसने मक्का और मदीना की ज़मीनों पे कब्ज़ा ठीक है। करना ही करना है। सही, सही। अच्छा, ईरान की तरफ से आपने देखा है कि जो है वो इससे पहले जो उन्होंने ट्रू प्रॉमिस 1 था, फिर 2 था, लेकिन 3 का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। वो ये कि हम देखते हैं कि ईरान भी कहीं न कहीं उसका शिकार हो जाता है, या तो मसलहत का शिकार हो जाता है, या क्या वजह है कि वो इतना ज़्यादा टाइमली रिस्पॉन्सिव नहीं होता। हालाँकि उनकी आवाम भी डिमांड करती है कि भई आपने जिस तरह से इससे पहले ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 के नाम से जो उन्होंने उन्वान दिया था, इसराइल के ऊपर हमले किए थे, तो ये अब तक उसकी पेशरफ्त क्यों सामने नहीं आई, और इतने डिलेइंग टैक्टिक्स जो ये हैं, या फिर ये कि इस डिले के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, जहाँ तक ईरान की पॉलिटिक्स का मसला है, जो ईरानी जो एक सियासी उनका सेटअप है, उनकी भी एक तारीख है। उनकी तारीख क्या है कि वो जब कहते हैं, वो करते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि हम इसराइल को जवाब देंगे, उन्होंने एक मर्तबा जवाब दिया। दूसरी दफ़ा हुआ, उन्होंने दूसरी दफ़ा जवाब दिया। तीसरी दफ़ा हुआ कि जब इसराइल के जंगी जहाज़ आए और 400 किलोमीटर दूर से ईरान पर मिसाइल फायर करके भाग गए। सही। 400 किलोमीटर से क्यों चले गए?
ये भी सवाल उठना चाहिए। इसलिए भाग गए क्योंकि ईरान का जो दिफाई निज़ाम था बड़ा मजबूत था। सही। उसने इनको रडारों पर पकड़ लिया, उसने इनको एंटर ही ठीक। नहीं होने दिया और मजबूरी में इसराइली जंगी जहाज 400 किलोमीटर की दूरी से मिसाइल फायर करके चलिए। ठीक। रवाना हो गए। अब जो मिसाइल 400 किलोमीटर का वैसे ही सफर तय करके आ रहा है, उसकी सलाहियत तो वैसे खत्म हो गई। ठीक है। एक तो उन्होंने उसकी दुश्मन की सलाहियत को अपनी सरहद से दूर रोक दिया। ठीक है। दूसरा काम ये किया कि डिफेंस सिस्टम चौकस था, उसने सारे मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया और 0.1% जो नुकसान हुआ, 3-4 उनके फौजी जो है वो उसमें वो शहीद हो गए। ठीक। अब उन्होंने कहा कि हम एक इसका जवाब देंगे, हम तो खामोश नहीं बैठेंगे, हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ है, ये तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। तो अब उनका जवाब जो है वो आएगा। तो मैं इस बात पर, यानी एक तालिब इल्म होने की हैसियत से सियासियात का और पिछले गुज़िश्ता इनके सियासी जो इनकी हिस्ट्री है, जो तजुर्बात हैं, उसकी रोशनी में मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो इन्होंने कहा है कि ट्रू प्रॉमिस जो है, वादा सादिक जिसको कहा जा रहा है, ट्रू सही। प्रॉमिस, ये हाँ। ट्रू प्रॉमिस आएगा। ये ट्रू प्रॉमिस 3 अब किस वक्त आएगा, कैसे आएगा, किस दिन आएगा, तारीख क्या होगी, ये तो अभी उन्होंने खुद फैसला करना है। लेकिन इस बात का हमें यकीन है कि ये आएगा और इसके लिए हमें सब्र के साथ इंतज़ार करना चाहिए। उन पर तनकीद या उनके खिलाफ कोई इस तरह प्रोपेगेंडा कुछ लोग ये करते हैं, तो उसको करने से बेहतर है कि उन पर एतमाद रखें। पहले भी उन्होंने ही किया है ना, ठीक है। 2 मरतबा, किसी और ने तो नहीं किया आकर। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अब भी वो करेंगे, बल्कि मेरा ख्याल नहीं, मैं तो बहुत ही पुरयकीन हूँ और बहुत ही पुर उम्मीद भी हूँ कि ये ठीक है। होगा। अच्छा, हाल ही में डॉक्टर साहब हमने देखा है कि वो स्विट्ज़रलैंड की पार्लियामेंट ने भी जो है वो हिज़्बुल्लाह के ऊपर पाबंदी लगाई है। इससे पहले हमने देखा था कि हमास के ऊपर पाबंदी लगाई है। तो ये पाबंदी को किस तरह से देखते हैं? दूसरा ये कि जो है वो क्या ये पाबंदियाँ इतनी मैटर करती हैं? जबकि ख़ुद ये मगरबी अक़ाम के अंदर हम देखते हैं कि शऊर भी बाकायदा आता जा रहा है। वहाँ पे किस लेवल का प्रोटेस्ट हुआ है अमेरिका में और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कितना मासिव क्राउड बाहर आया है ख़ुद गज़ा के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए। तो इस तरह की जो पाबंदियाँ इससे पहले हमास पे लगाई उन्होंने, अब हिज़्बुल्लाह के ऊपर पाबंदी लगा दी है उनकी पार्लियामेंट ने। किस तरह देखते हैं? ये तो मैं समझता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड का अपने ही कवानीन और अपनी ही जो उनकी एक थ्योरेटिकल या उनकी एक जो बुनियादें हैं, जो फाउंडेशन है, ये खुद उसके खिलाफ है। वो तो खुद रेफरेंडम पे, डेमोक्रेसी की और इन चीज़ों पे वो यकीन रखते हैं। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि हमास है, ये गज़ा के अंदर 2006 में इन्होंने इलेक्शन वो लड़ा या नहीं लड़ा? ठीक है। इन्होंने इलेक्शन लड़ा, मेजॉरिटी ने इनको वोट दिया। तो क्या ये डेमोक्रेसी नहीं है? स्विट्ज़रलैंड फिर किस तरह डेमोक्रेसी पे बिलीव करेगा? अगर एक डेमोक्रेटिक पावर को स्विट्ज़रलैंड की पार्लियामेंट 1 हफ्ता 10 दिन पहले दहशतगर्द करार दे रही है, फिर एक दूसरी पावर को, जो लबनान की लेजिटिमेट पॉलिटिकल पावर है, जिनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं लेबनीज़ पार्लियामेंट के अंदर, ठीक। जो सियासत की एक बड़ी प्लेयर हैं, हिज़्बुल्लाह, उनको कहती है कि दहशतगर्द हैं। ठीक। भाई वो किस तरह दहशतगर्द है? क्या अपने वतन का वो दिफा करना, अपने वतन को दुश्मनों से बचाना, हाँ। ये दहशतगर्दी है? तो अगर कल स्विट्ज़रलैंड पे कोई हमला करे, हुँ। तो फिर स्विट्ज़रलैंड जब अपने आप को बचाएगा, ठीक है। तो ये कहा जाएगा कि ये लोग दहशतगर्द हैं। ठीक। तो ये तो खुद उन्होंने अपनी ही आइडियोलॉजी और अपनी उन बुनियादों को खोखला कर दिया है, इस तरह के फैसले करके। हमास या हिज़्बुल्लाह को इस तरह से कहना, उनके कहने से कोई दहशतगर्द नहीं हो जाएगा। ठीक है। वो कहते रहें, ये उनका खौफ है, ये उनकी जिनको कहना चाहिए कि उनकी बड़ी एक शिकस्त की एक और तस्वीर है। आप देखें 120 मेंबरान ने हुँ। 120 मेंबरान ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। हाँ। पार्लियामेंट ने हिमायत की है और 26 ने उसका इनकार किया। 26 भी तो है ना आखिर, ठीक है। ये 26 भी तो स्विट्ज़रलैंड के हैं ना। आज 26 है तो ये कल 52 भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कल 104 भी हो जाएंगे। ठीक है। हुँ। इस बात में कोई वो नहीं है, तो ये बात एक जैसी नहीं रहेगी। हाँ। लेकिन ये शर्मिंदगी का दाग इनके ऊपर तारीख में सब्त हो गया है। ठीक है। एक बात। दूसरी बात, शाम में जिन ग्रोहों को आप असला देकर लाए हैं, आपने इनको तो दहशतगर्द करार नहीं दिया। जिनके सर पे $10 मिलियन का इनाम है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। उनको तो आप नहीं कह रहे कि ये दहशतगर्द हैं, इन पे पाबंदी लगाओ, इनके ऊपर कालादम करार दो, इनको मारो, इनको ख़त्म करो। आप इनको तो नहीं कह रहे। ठीक है। आप कहते हैं उनको जो अपना दिफा करते हैं, अपनी डिफेंस करते हैं। मतलब हमास क्या करती है? ठीक है। अपने लोगों के डिफेंस के लिए वो लड़ रही है ना, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही है। ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी इजाज़त देता है, 3246 रेजोल्यूशन ये इजाज़त देती है कि ठीक आप है। ऑक्यूपेशन के मुकाबले में मुसल्लह जहाद भी कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये तो यूनाइटेड नेशन के कवानीन की वायलेशन है, ठीक। मैं तो यही कहूँगा। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू भी हुई और काफ़ी जो लेटेस्ट इंसाइट्स थी उसके ऊपर बात हुई। नाजरीन, प्रोग्राम ख़बर क्या है कि उन्वान से हमारा प्रोग्राम जारी व सारी है। आपके सामने हमने इससे पहले भी ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के ऊपर कुछ प्रोग्राम सामने रखे हैं आपके, और उम्मीद है कि आपने जो है वो उन प्रोग्राम से लेटेस्ट इंसाइट्स लेने की कोशिश की होगी, जो मिडल ईस्ट की ख़ास तौर पर गज़ा की सूरत हाल और फ़लस्तीन की सूरत हाल के ऊपर हम लम्हा भलम्हा आपको इंसाइट्स दे रहे थे। कोशिश करेंगे कि मज़ीद ख़बरों के साथ प्रोग्राम ख़बर क्या है के उन्वान से आपके सामने दोबारा कुछ अंदर की टॉप स्टोरीज़ लेके आएँ और आगे जाके हम इसके ऊपर फिर एनालिसिस कर सकें। अब तक के लिए इजाज़त है। प्रोग्राम की अगली एपिसोड के साथ हम दोबारा आपके साथ हाज़िर खिदमत होंगे।